नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी है सिर्फ एक रात की। नरेश के जीवन की वो रात याद करके आज भी वो सिहर उठता है। उस रात की एक एक घटना जैसे आज लगभग 45 साल बाद भी उसकी आंखों के आगे साकार हो उठती है। आखिर क्या हुआ था उस रात? क्यों नरेश इतना उद्विग्न हो जाता है उस रात की बात याद करके? ये सब जानने के लिए आइए हम चलते हैं आज से 45 साल पहले, सन 1975 की बात है ये। नरेश उन दिनों रतनपुर में पदस्थ थे। वो जगह कुछ पिछड़े इलाके में थी। वहां पर आने जाने के साधन बहुत सुलभ नहीं थे। दिन भर में एक ही पैसेंजर ट्रेन वहां तक आती, वो भी रात लगभग 10 बजे पहुंचती थी। स्टेशन भी कोई बहुत बड़ा नहीं था। रात को जब ट्रेन आती तभी स्टेशन मास्टर और एक दो कुल्ली स्टेशन में दिखाई देते थे, और ट्रेन आने के 1 घंटे पहले ही टी स्टॉल वाला भी अपनी गुमटी खोलता था। स्टेशन से गंतव्य तक जाने के लिए कभी कभी रिक्शा मिल जाता था, वरना अधिकतर सवारियों को पैदल ही घर तक जाना पड़ता था। नरेश जब पहली बार यहां आया था तो उसके ऑफिस का चपरासी उसकी अगवानी के लिए आया था और उसने एक रिक्शा भी तय कर रखा था। मगर उसके बाद जब भी नरेश आता तो अकेले ही उसे घर तक जाना पड़ता था। नरेश का घर स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर था और रास्ता एक घने बगीचे जैसे बियाबान सी जगह से गुजरता था। उस जगह को वहां के निवासी भुतहा भी कहते थे। हालांकि अभी तक नरेश को वहां से रात में 1-2 बार ही गुजरने का मौका मिला था, मगर हर बार कोई न कोई उसके साथ था। सो बातें करते हुए रास्ता आसानी से कट गया था। उस रोज नरेश घर से वापस लौटे थे। ट्रेन थोड़ा ज्यादा ही लेट हो गई थी। 10 बजे की जगह 11:30 बजे स्टेशन पहुंची थी। सारा प्लेटफॉर्म सूना पड़ा था। सिर्फ नरेश और 4 अन्य यात्री ही उतरे थे, और वे चारों भी रेलकर्मी थे जो वहीं क्वार्टर में रहते थे। नरेश ने स्टेशन से बाहर जाकर देखा, कोई रिक्शा भी नहीं था। सर्दियों की रात थी। हल्का कोहरा चारों ओर फैल गया था। इस वजह से वातावरण भी भारी हो गया था। नरेश को कहीं से कोई मदद मिलती नजर नहीं आ रही थी। उसे लगा कि अब तो उसे अकेले ही सड़क के रास्ते पैदल अपने घर तक जाना होगा। उसका सामान तो कुछ ज्यादा था नहीं, सिर्फ एक बैग जिसमें 2 जोड़ी कपड़े थे, बस यही था। उसके पास वो हिम्मत करके स्टेशन से चल पड़ा। वैसे ये इलाका शांत था। राहजनी की घटनाएं यहां नहीं होती थी, इसलिए पुलिस भी रात को गश्त हल्की ही रखती थी। नरेश स्टेशन से निकल तो पड़ा, मगर उसे इस सर्द रात में यूं अकेले जाते हुए एक सनसनी सी महसूस हो रही थी। डरता तो खैर वो नहीं था, मगर फिर भी एक अनजानी सी बेचैनी उसे अपने अंदर महसूस हो रही थी। वो अपने को आश्वस्त करने के लिए फिल्मी गाने गुनगुना रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान सा था। ठंड अपने शबाब पर थी और नरेश सोच रहा था कि अगर एक प्याली गर्म चाय मिल जाती तो आनंद आ जाता। उसकी किस्मत से सामने ही सड़क के उस पार, जहां से उस बियाबान जंगलनुमा बगीचे की शुरुआत होती थी, उसके मुहाने पर ही एक छोटी गुमटी दिखाई दी, जहां 1-2 लोग एकत्र थे, शायद चाय ही पी रहे थे। नरेश उस ओर बढ़ गया। उसने देखा वहां उपस्थित सभी लोगों ने ठंड से बचने के लिए मुंह तक ढक रखे थे। सिर्फ चाय पीने लायक हिस्सा ही खुला था। यहां तक कि चाय वाले ने भी अपने को ऐसे ही ढक रखा था, जबकि वो अंगीठी के पास खड़ा था। नरेश ने एक चाय देने को कहा तो चाय वाले ने उसे केतली में से एक प्याली चाय उड़ेल कर दे दी। अदरक वाली चाय से नरेश की ठंड दूर हो गई। वहां उपस्थित सभी लोग चुपचाप से थे। नरेश ने बातचीत का सिलसिला शुरू करने की कोशिश की तो चाय वाले ने इशारे से उसे रोका और फुसफुसाकर बोला, बाबू, जोर से बात मत करो। यह समय उनके निकलने का अगर आवाज सुनी तो यहीं आ धमकेंगे। नरेश ने इशारे से पूछा, कौन? तो उसने भी इशारे से बताया कि भूत। नरेश हल्के से हंसा और फुसफुसाते हुए बोला, क्या बकवास है भाई, मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता हूं।
चाय वाले ने हाथ जोड़कर उसे चुप कराया तो वो मखौल उड़ाने लगा। चाय पीकर वो उस बियाबान से रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी दूर तक चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके बराबर से चल रहा है। उसे अपने बगल में पैरों की आवाज अस्पष्ट सी सुनाई दे रही थी। वो रुका, यह देखने को कि आसपास कौन है, मगर कहीं कोई नहीं था। वो फिर चल पड़ा। उसके चलते ही बाजू से चलने की आवाज फिर आने लगी। उसने कंधे उचकाए और आगे बढ़ने लगा। थोड़ा और चलने पर उसे लगा कि अब साथ चल रहे पदचापों की संख्या बढ़ रही है, मगर कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसे हल्की सी सिहरन सी महसूस हो रही थी। वो हिम्मत कर आगे बढ़ा तो उसे लगा कुछ लोग फुसफुसाकर बातें कर रहे हैं, मगर कहीं कोई दिख ही नहीं रहा। नरेश तेज चाल से आगे बढ़ने तो लगा, मगर उसको लग रहा था कि कोई उसके पैर पकड़ रहा है। उसे पीछे खींचने का एहसास हो रहा था। उसने अपने को छुड़ाने की कोशिश की, मगर कोई हो तो छोड़े। हालांकि उसे अपने कंधे पर बाकायदा जकड़न का एहसास हो रहा था, मगर कंधे पर हाथ ले जाने से कुछ भी नहीं मिलता था। अब नरेश थोड़ा भयभीत होने लगा था। उसे अब विश्वास सा होने लगा था कि इस स्थान पर रात्रि में कुछ अदृश्य शक्तियों का राज हो जाता है, और आज तक जो सुना था वो वाली बात शायद सच ही थी। तभी नरेश को लगा कि किसी ने उसे पीछे से आकर जकड़ लिया है। उसने अपने को छुड़ाने की कोशिश की, मगर उस अदृश्य पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाया। उसने खींचतान जारी रखी। इतने में उसके सर पर जैसे किसी ने जोरदार प्रहार किया हो। वो अचेत हो गया। उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक अनजान सी जगह पाया। चारों ओर दूधिया रोशनी हो रही थी और काफी शोरगुल हो रहा था, जैसे पुराने समय में गांव में शादियां होती थीं। कुछ ऐसा ही माहौल था वहां का। गौर से देखने पर नरेश ने पाया दूधिया रोशनी गैस बत्ती के हंडों की वजह से फैल रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने दिनों में बजने वाले ढोल और ताशों की आवाज उसके कानों में आ रही थी। उसने उठना चाहा, मगर शरीर बेजान सा महसूस हुआ। वो सिर्फ आंखें ही घुमा पा रहा था। बाकी शरीर जैसे चेतना शून्य हो गया था। उसने लाचारी से अपने चारों ओर देखा तो पाया कि उसके आसपास जो लोग घूम रहे थे वे सभी उस रोशनी में पारदर्शी से लग रहे थे, अर्थात रोशनी उनके आर पार जा रही थी। नरेश सिहर उठा। उसने सोचा वो भूतों के चक्कर में फंस गया है। उसने आसपास मदद के लिए नजर दौड़ाई, मगर कोई कहीं ऐसा नहीं दिखा जिससे मदद ली जा सके। इतने में किसी ने आवाज दी, अरे कोई दूल्हे को तो तैयार करो। ये सुनते ही नरेश के आसपास 5-6 पारदर्शी लोग आकर खड़े हो गए और आपस में चर्चा करने लगे। आज रात बढ़िया दावत रहेगी। इस जिंदा इंसान का गोश्त सचमुच बहुत स्वादिष्ट होगा। कितने साल बाद आज जिंदा इंसान का गोश्त खाने को मिलेगा। सुनकर नरेश के होश उड़ गए। उसने सोचा, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। न जाने मैंने क्या पाप किए थे जो इस प्रकार मरना पड़ रहा है। वो हालात के हाथों बेबस हो गया था। वो हर तरफ से निराश हो गया था, जबकि उन पारदर्शी इंसानों ने उसे उठाया और लेकर एक बड़े कमरे में आ गए। एक ने थोड़ा रोबदार आवाज में कहा, बाकी लोग बाहर आ जाएं। बस हमारी खास सेविका ही इस कमरे में रहेगी, जो इसे तैयार कर मंडप में ले आएगी। सुनकर सभी बाहर आ गए, सिवा उस एक सेविका के। सेविका ने उनके जाने के बाद दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और नरेश के पास आकर उसे बोली, मैं अभी एक अर्क तुम्हारे बदन पर मल दूंगी तो तुम्हारे शरीर में हरकत होने लगेगी। बस तुम मेरे काम का विरोध मत करना। नरेश ने चुपचाप आंखों से इशारा कर सहमति दी तो उसने एक शीशी में से कुछ द्रव पदार्थ निकाला और उसके शरीर फर मलने लगी। नरेश को अपने शरीर में चेतना वापस होती महसूस होने लगी। थोड़ी देर में नरेश लगभग पूर्ण चैतन्य हो गया तो उसने हाथ जोड़कर सेविका से कहा, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो, कृपा करके मुझे इस जंजाल से छुटकारा दिलाओ। घर पर मेरा परिवार है, बच्चे हैं, मगर अभी मैंने सुना है कि आज रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। थोड़ी देर में मुझे मारकर खा लिया जाएगा। सुनकर सेविका हंसी, फिर थोड़ा गंभीर होकर बोली, देखो मैं तो साधारण सेविका हूं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अधिकार तो नहीं है, मगर हां, तुमने मुझे बहन कहा है तो मैं इतना कर सकती हूं कि तुम्हारे बदन पर एक ऐसा द्रव मल दूंगी कि तुम्हारा शरीर बेजान नहीं होगा। तुमको जब बाहर ले जाया जाएगा तो तुम ऐसे पड़े रहना जैसे बेजान ही हो।
और जब तुम्हें मौका मिले उठकर भाग लेना। याद रखो, अगर तुम इनकी क्रियाओं के बीच उठकर 10 कदम भाग लोगे तो इनका माया जाल कट जाएगा और तुम आजाद हो जाओगे, क्योंकि जैसे ही तुम 10 कदम पूरे करके 11वें कदम को बढ़ाओगे वैसे ही ये सब गायब हो जाएंगे। दरअसल आज एक विशेष तिथि है जो 150 सालों में पड़ी है। इस दिन इनकी ताकत अचानक बढ़ जाती है और ये मानव मांस की खोज में निकल पड़ते हैं और पहले उसकी शादी का नाटक करते हैं, फिर उसे मारकर खा लेते हैं। ऐसा करने से इनको अगली तिथि तक के लिए खास शक्तियां प्राप्त हो जाती है। इतने में किसी के आने की आहट हुई तो सेविका ने उसे लेट जाने को कहा। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने 2 सेवक खड़े थे। उन्होंने पूछा, इसे तैयार कर दिया? तो वो बोली, हां, अब इसे ले जा सकते हो। उन्होंने उसे उठाया तो वो बेजान सा बना रहा। उसे ले जाकर एक फूलों से सजे मंच पर लिटा दिया गया। उसे फूलों के हार सजाया गया, माथे पर केसर का लेप किया गया। फिर उसके शरीर पर कुछ लोग तरह तरह के मसालों का लेप लगाने लगे तो उनके सरदार ने कहा, देखो, अच्छे से मसाले लगाओ जिससे इसका मांस स्वादिष्ट हो जाए। आज 150 सालों के बाद हमें अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिला है, कोई कसर न रह जाए। सुनकर नरेश की घबराहट बढ़ने लगी। वो सोच रहा था, इतने सारे भूतों के बीच से वो कैसे निकल पाएगा। सभी तरह के मसालों का लेप उसके शरीर में लगाने के बाद उसे फूलों से ढक दिया गया। उन फूलों से एक मदहोश कर देने वाली खुशबू उठ रही थी। नरेश बड़ी मुश्किल से अपने होश ठिकाने रख पा रहा था। उसे मंच पर इस हालत में छोड़कर सभी भूतों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। वे कुछ अजीब सा गीत गाते हुए मदिरा पान करने लगे। फिर थोड़ी देर में उनके सरदार ने बाजा बजाने वालों को आदेश दिया, जरा जोर से बजाओ जिससे सब झूमते हुए नाचे। जब हमारा नाच चरम पर होगा तभी इसे पकाना शुरू करेंगे और फिर जब ये आधा कच्चा आधा पक्का हो जाएगा तब सब लोगों को उनके हिस्से का मांस मिलेगा। सुनकर बाजे वालों को जोश आ गया और बाजे की तेज होती आवाजों के साथ भूतों का गाना और नाच दोनों ही तेज होने लगे। नरेश ने देखा उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। उसने हल्के से अपने पैर हिलाए मगर किसी ने नहीं देखा तो वो धीरे धीरे अपने ऊपर पड़े फूलों को हटाने लगा और थोड़ी देर में ही वो फूलों से बाहर आ गया। किसी ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। दरअसल वे तो समझ रहे थे कि वो लेप लगाने से बेजान पड़ा होगा, जबकि सेविका ने उसे बेजान करने वाला लेप ही नहीं लगाया था, बल्कि जिससे उसके शरीर में शक्ति का संचार हो सके ऐसा लेप लगाया था। सो नरेश अपने अंदर कुछ अतिरिक्त ऊर्जा महसूस कर रहा था। वो हल्के से मंच पर सरकते हुए नीचे उतरने का प्रयास कर रहा था। धीरे धीरे सरकते हुए आखिर वो मंच से नीचे उतर गया। उसने झुककर अपने को छुपाने की कोशिश करते हुए गिनकर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। वो क्रमशः मंच से दूर होता जा रहा था। उसने 7 कदम बढ़ा लिए थे। अब अगले 3 कदम थोड़ा कठिनाई भरे थे, क्योंकि वो भूतों के नाच रहे झुंड के समीप पहुंच चुका था और बाहर जाने का मार्ग सिर्फ उस ओर से ही था। उसने डरते डरते 8वां कदम झुंड की ओर बढ़ाया, फिर 9वां भी बढ़ाने में सफल। अभी तक किसी भूत की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। अब अगले 2 कदमों पर उसका जीवन आधारित हो गया था। 10वें कदम के बाद 11वें कदम के साथ जिंदगी उसके स्वागत में खड़ी थी, मगर 10वें कदम में पकड़े जाने पर उसकी अभी तक की मेहनत बेकार हो जानी थी और उसे भूतों का भोजन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसने 10वां कदम भी बहुत संभल कर बढ़ाया। अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब अगला कदम ही निर्णायक था, या तो जिंदगी या तड़प भरी मौत। नरेश के पूरे शरीर से पसीने की धारा बहने लगी थी। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। हाथ पैर कांपने लगे थे। वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था। सांसें अनियंत्रित होने लगी थी, मगर उसने अपने को संभाला। मुट्ठियों को भींचकर दांतों को दबाकर उसने स्वयं को तैयार किया। मन में दृढ़ निश्चय किया कि उसे यहां से बचकर निकलना ही होगा। बस वो अपने आप को छिपाते हुए जैसे ही आगे बढ़ा, सरदार की नजर उस पर पड़ गई। उसने जोर से चिल्लाकर ललकारा, देखो देखो, हमारा शिकार भाग रहा है। सभी भूतों ने इस आवाज को सुनकर एकदम से नाच रोककर नरेश को आश्चर्य से देखा। फिर सभी उस पर एक साथ टूट पड़े, मगर नरेश के शरीर पर मसालों की चिकनाई लगी होने से
वे उसे गिरफ्त में नहीं ले पा रहे थे। नरेश ने प्राणपण से दौड़ लगाई। सारे भूत उसे पकड़ने उसके पीछे लपके, मगर नरेश के 10 कदम तो पहले ही हो चुके थे। उसे तो मात्र 11वां कदम ही रखना था। बस उसके बाद तो जिंदगी बाहें पसारे उसके इंतजार में खड़ी थी। 10वें कदम के पूरे होते ही उसने जीवन की तलाश में 11वें कदम को उठाने के लिए पूरी ताकत से छलांग लगाई। भूतों की एक पूरी टोली भी उसे ऐसा करने से रोकने के लिए और उसे हवा में ही पकड़ने के लिए लपकी, मगर शायद आज जिंदगी नरेश पर मेहरबान थी। भूतों के उस तक पहुंचने से पहले ही उसके पैर जमीन छू चुके थे और बस उसके पैर जमीन में पड़ते ही जैसे चमत्कार सा हो गया। सारा भयानक मंजर पलक झपकते ही गायब हो गया। अब कहीं कुछ नहीं था। इसी समय नरेश की आंख खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसने आंखें खोलकर अपने चारों ओर देखा और फिर एकदम से उठकर बैठ गया। बाजू में रखी बोतल से उसने गटागट पानी पीकर आधी बोतल खाली कर दी। थोड़ा चित्त संभला तो उसने अपने आसपास चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर बिस्तर पर नजर पड़ते ही उसके होठों पर मुस्कान रेंग उठी। उसने समझ लिया कि अभी तक जो उसने देखा और महसूस किया वो सब एक भयानक सपना ही था, सच नहीं। दरअसल उस जगह के बारे में सुने किस्सों से उसके दिमाग में कई तरह के फितूर आने लगे थे और शायद वे ही आज सपने में उसे एक धारावाहिक की तरह दिखाई दिए थे और उसने इतनी शिद्दत से उन्हें घटते देखा था। उसी सपने की याद करके नरेश आज भी सिहर उठता है कि उस रात की बात भुलाए नहीं भूलती। तो यहाँ खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। शाम गिरने लगी थी। दिसंबर का महीना और ऊपर से हल्की बौछारें भी पड़ रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था और नीला उस सुनसान सड़क पर बहुत सावधानी से गाड़ी चला रही थी। सड़क पर धुंध की वजह से ज्यादा दूर तक देखना भी संभव नहीं हो पा रहा था। बाईं ओर के मोड़ को पार करके वो सीधी सड़क पर पहुंच गई थी। अभी भी यहां से उसका ठिकाना लगभग 40 किलोमीटर दूर था। एयर कंडीशन गाड़ी में हीटर चल रहा था, सो बाहर की ठंड का थोड़ा भी एहसास अंदर नहीं हो रहा था। नीला सड़क पर नजर दौड़ाते चल रही थी। अचानक उसे लगा कि थोड़ी दूर पर एक घने पीपल के नीचे कोई खड़ा है। वो चौंकी कि इस सुनसान जगह पर ऐसे मौसम में कौन हो सकता है। खैर, गाड़ी पेड़ के नजदीक पहुंची तो उसने देखा एक संभ्रांत सी अधेड़ उम्र की औरत, जिसने सलीके से एक सामान्य सी सूती साड़ी पहन रखी थी और सर पर पल्लू भी ले रखा था, उसे हाथ से रुकने का इशारा कर रही है। नीला ने एक पल कुछ सोचा, फिर निश्चय किया कि एक सामान्य सी दिख रही औरत ही तो है, शायद किसी मुसीबत में है। देखते हैं क्या कह रही है। वैसे भी नीला एक निडर और एडवेंचर पसंद युवती थी जो सामान्यतः जल्द घबराने वालों में से नहीं थी। उसने गाड़ी रोकी। महिला खिड़की के पास आकर झुकी तो उसने शीशा नीचे कर उससे पूछा, क्या बात है, आपने मुझे क्यों रोका? वो औरत थोड़ा गला खंखार कर बलगमी सी आवाज में बोली, मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूं। पास ही मेरा घर है और मेरे इकलौते बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। हमारी गाड़ी पिछले 2 दिन से बिगड़ी पड़ी है और बेटे को अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। क्या आप मेहरबानी करके मेरी मदद करेंगी? न को वो औरत सच बोलती लगी। उसने कहा, आइए गाड़ी में बैठ जाइए और मुझे अपने घर तक ले चलिए। महिला पिछला दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ गई। नीला ने महसूस किया कि अचानक ही गाड़ी में सड़े हुए गोश्त सी बदबू भर गई हो। नीला कुछ चौंकी, फिर सोचा शायद बाहर कोई जानवर मरकर सड़ रहा होगा। गाड़ी का दरवाजा खुलने से बदबू अंदर भर गई है और ब्लोअर चलने से गाड़ी में फैल गई है। उसने गाड़ी उस औरत के बताए रास्ते पर बढ़ा दी। थोड़ी दूर पर एक पुराने बंगले टाइप मकान के आगे उसने गाड़ी रुकवाई और उसी प्रकार घरघराती सी आवाज में बोली, आप ठहरो, मैं अभी बेटे को लेकर आती हूं। थोड़ी देर में वो अपने साथ कंबल में लिपटे एक अत्यंत जीर्ण शरीर के युवक को सहारा देकर लेकर आई। युवक बिल्कुल बेजान सा लग रहा था। किसी प्रकार वो सीट पर बैठा और फिर औरत ने उसके बाजू में बैठकर दरवाजा लगा लिया। दरवाजा खुलने से बाहर की ठंडी हवाओं के कारण गाड़ी का तापमान अचानक काफी कम सा हो गया। नीला को भी ठंड का एहसास हो रहा था। उसने गाड़ी रिवर्स की और मुख्य सड़क की ओर बढ़ा दी। ला गाड़ी चला रही थी, मगर गाड़ी के अंदर की बदबू उसे परेशान करने लगी थी।
वो सोच रही थी कि ये बदबू आखिर कम क्यों नहीं हो रही। चलते हुए वो शहर के नजदीक पहुंचने लगी। अचानक पीछे बैठी औरत ने घर घराती सी बलगमी आवाज में गाड़ी रोकने को कहा। नीला ने पूछा, क्या बात है? तो वो बोली, हमें यहीं उतार दो। नीला चौंकी, क्योंकि उस जगह पर ऐसा उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था जहां वो लोग जा सकते थे। उसने कहा, यहां तो कुछ भी नहीं है और आपको बेटे को अस्पताल ले जाना है, वो बीमार है। तो औरत बोली, नहीं, यहां एक अच्छे वैद्य रहते हैं, हमें उनके ही पास जाना है, सो हम लोग यहीं उतरेंगे। गाड़ी रोकी और वो औरत दरवाजा खोलकर उतर गई। फिर उसने सहारा देकर अपने बेटे को भी उतारा और बिना पीछे देखे चल दी। रास्ते में गहरी धुंध थी और रात उतरने लगी थी, सो नीला को ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं दिया। उसने कंधे उचकाए और बोली, मुझे क्या, ये मां बेटे जहां मर्जी जाए, और गाड़ी आगे बढ़ा दी। हालांकि अपने एडवेंचरस स्वभाव के चलते उसने उस जगह के भूगोल को ध्यान में बिठा लिया और ध्यान से बाहर देखा तो एक खंडहर सा मकान और बड़ा सा बरगद का पेड़ उसे दिखा। साथ ही सड़क पर किलोमीटर स्टोन भी पास ही लगा था, सो उसे लगा दोबारा आने पर जगह पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। वो चल पड़ी। आश्चर्यजनक रूप से गाड़ी के अंदर की बदबू खत्म हो गई थी। नीला ने सोचा, पहले उनके बैठने से बाहर की बदबू बंद गाड़ी में फंस गई होगी, जो दोबारा उनके उतरते वक्त दरवाजा खुलने पर बाहर निकल गई। नीला घर पहुंची और सीधे बाथरूम में नहाने चली गई। गुनगुने पानी से नहाकर उसे बड़ी ताजगी महसूस हुई। उसने साथ लाया खाना माइक्रोवेव में गर्म किया और खाकर लेट गई। टीवी देखते हुए ही उसकी आंख लग गई। आधी रात को नींद में उसे एहसास हुआ कमरे में कुछ हलचल हो रही है। लाइट जलाकर सोने से उसे नींद नहीं आती थी, अतः कमरे में अंधेरा था, मगर उसे कुछ खटपट सी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। साथ ही कमरे में फिर वैसी ही सड़े मांस की बदबू भर गई थी। नीला की आंखें खुल गई। वो कमरे का मुआयना करने लगी। उसे लगा कि हलचल अलमारी के पास हो रही है, जहां उसके कपड़ों के अलावा उसका पर्स भी रखा है। उसने उठने की कोशिश की, मगर ये क्या, वो तो जैसे बिस्तर से चिपक सी गई थी, हिल भी नहीं पा रही थी, बस आंखों की हरकत जारी थी। उसने लेटे लेटे ही देखा कि अलमारी में कोई उसके पर्स को टटोल रहा है। अचानक पर्स नीचे गिर पड़ा और सारी हलचल खत्म हो गई। नीला भी खुद को आजाद सी महसूस करने लगी। उसने उठकर लाइट जलाई। देखा उसका पर्स अलमारी से नीचे पड़ा है और उसमें रखी भगवान जी की तस्वीर बाहर की ओर निकली हुई है। कमरे में कोई बदबू भी नहीं थी। उसने पर्स उठाकर चेक किया, सभी कुछ ठीक था। बस एक अनजान सा पैकेट उसमें बाहर चिपका था, जो उसका नहीं था, और वो पिछले हिस्से में बाहर की ओर ही अलग से चिपका सा लग रहा था। ऐसा लगता था कि किसी ने पर्स के नीचे उसे रखा था और फिर उसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ लगा होने से वो पर्स के साथ चिपक गया था। उसने पैकेट पर्स से अलग किया, घड़ी देखी, सुबह के 4 बज चुके थे। उसने चाय बनाई और इत्मीनान से पी। फिर टीवी लगाया। बाबा रामदेव योग सिखा रहे थे। वो भी नियमित योगाभ्यास करती थी, सो उसने चेंज किया और अपने आसन करने लगी। फिर लगभग 6 बजे उसने जॉगिंग सूट पहना और निकल गई। जॉगिंग को लौटकर सीधे नहाने चली गई। नहाकर फ्रेश महसूस करते हुए उसने नाश्ता बनाया और अखबार पढ़ते हुए नाश्ता किया। आज रविवार था और मौसम भी खुल चुका था। सुनहरी धूप निकली थी और सर्दी भी काफी कम थी। नीला को पर्स में चिपका पैकेट याद आया। उसने सोचा ये उन मां बेटे का ही होगा जो उसके पर्स में चिपक कर आ गया है। आज मौसम अच्छा देखकर उसने सोचा ये उन तक पहुंचा दे। उसने चेंज किया और गाड़ी निकाली। पैकेट साथ लेकर वो चल पड़ी उस ओर जहां से कल उसने उन मां बेटे को गाड़ी में बिठाया था। रास्ता लगभग साफ और खाली ही था। जगह भी थोड़ी दूर थी। शहर से लगभग 25-30 किलोमीटर रही होगी। वह लगभग 1 घंटे में वहां पहुंच गई। उसने वो मोड़ पहचाना और वो सड़क भी जहां से मुड़कर उस औरत ने गाड़ी में बेटे को बिठाया था, और गाड़ी उस ओर मोड़ दी। मुड़कर थोड़ा चलते ही उसे एक बूढ़ा आदमी सड़क पर आता दिखाई दिया, जिसने गाड़ी उस ओर आते देखकर हाथ देकर गाड़ी रोकी। नीला ने गाड़ी उसके पास रोक दी और खिड़की से सर निकालकर पूछा, क्या बात है? बूढ़े उल्टा उससे ही पूछा, आप इधर कहां जा रही हैं? नीला बोली, थोड़ा आगे जो पुरानी हवेली है उसमें। बूढ़ा बुरी तरह चौंक उठा।
उसने एक बार नीला को गहरी नजर से देखा, फिर बोला, आप उस जगह को कैसे जानती हैं? नीला ने रात की सारी बात बताई। सुनकर बूढ़े ने एक गहरी सांस लेकर कहा कि क्या आप एक लाल रंग का पैकेट उन्हें वापस करने जा रही हैं? अब चौंकने की बारी नीला की थी। उसने हड़बड़ाकर पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़ा एक लंबी सांस लेकर बोला, बेटी, मैं तो सब जानता हूं, क्योंकि वो पुरानी हवेली मेरी ही है। आज उसमें कोई नहीं रहता, मैं भी नहीं, क्योंकि मेरी भरी पूरी दुनिया उस हवेली में आकर ही उजड़ गई थी। नीला को उसकी बातें इंटरेस्टिंग लगी। उसने गाड़ी से उतरकर उससे कहा, बाबा आइए, हम उस पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। आप मुझे पूरी कहानी बताएं। वे पास ही एक घने से पेड़ के नीचे बैठ गए। नीला ठंड को ध्यान में रखकर थर्मस में चाय लेकर ही चली थी। उसने थर्मस साथ ले लिया और वहां बैठकर चाय पीते हुए बूढ़े से कहानी सुनने लगी। बूढ़े ने शुरू किया। उस बूढ़े की बात सुनकर चौंकी और उसने उत्सुकतावश उससे पूरी कहानी सुनाने का आग्रह किया। बूढ़ा बोला, बेटी, ये आज से लगभग 10 साल पुरानी बात है। मैं इस शहर में नया नया आया था। 7 पत्नी और बेटा थे। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में रीजनल मैनेजर था। बहुत अच्छी कमाई थी, और हां, कुछ कंपनी के अकाउंट में गालमेल करके भी हर महीने में अच्छी खासी रकम कमा लेता था। मेरे पास अनाप शनाप पैसा आ रहा था, अतः मुझे प्रॉपर्टी खरीदने का शौक हो गया। मैं प्राइम लोकेशन की विवादित प्रॉपर्टी पौने दाम में खरीदने और फिर उस पर मल्टी स्टोरी भवन बनवाकर बेचने के धंधे में लग गया। एक दिन मुझे एक ब्रोकर ने उस हवेली नुमा मकान का पता बताया। मैंने जानकारी ली तो पता चला वो किसी पुराने रईस खानदान का विवादित मकान है, जो कि उनके वारिसों के बीच चल रहे विवाद की वजह से वीरान पड़ा है। मैंने और जानकारी इकट्ठी की तो पता चला अधिकांश वारिस स्वर्ग सीधर गए हैं और अब सिर्फ एक व्यक्ति बचा है जो विदेश में बस गया है और यहां किसी परिचित को पावर ऑफ अटॉर्नी दे गया है। मैंने उस आदमी को भी ढूंढ लिया। उससे मिलकर मैंने इस हवेली का सौदा पक्का कर लिया और एडवांस भी दे दिया। इस बीच मुझे किसी व्यापारी ने बताया कि वह संपत्ति सिर्फ विवादित ही नहीं, अभिशप्त भी है और उसे खरीदने या उसमें रहने वाले का परिवार नष्ट हो जाता है। मैंने इस बात की परवाह नहीं की और उसे खरीद लिया। जब उसकी साफ सफाई करवाई तो मुझे एक पुराना अखबार मिला जिसमें उस हवेली की तस्वीर के साथ एक समाचार छपा था कि लगभग 3 दशक पहले उस हवेली में रहने वाले परिवार का सर्वनाश हो गया था और लोगों में यह अफवाह फैल गई थी कि वो अभिशप्त जगह है। मैंने उस अखबार को फाड़कर फेंक दिया और घर वालों को जब इस हवेली को दिखाया तो मेरी पत्नी और बेटे को ये जगह बहुत पसंद आई। उन लोगों ने यहीं रहने का फैसला कर लिया। अतः मैंने अपनी जरूरत के मुताबिक उस हवेली का अंदर से पूरा काया पलट करवा दिया, मगर बाहरी हिस्से को हेरिटेज की तरह वैसे ही रहने दिया। कुछ दिन बड़े आराम से गुजरे। लगभग साल गुजरने को आया। मेरे मन से भी अब भय दूर हो चला था। अचानक एक दिन मेरा बेटा कॉलेज से दोपहर में असमय घर लौटा और आते ही उल्टियां करने लगा। पत्नी ने घर पर उपलब्ध दवाई उसे दी, मगर उसकी उल्टियां बंद ही नहीं हो रही थी। पत्नी ने घबराकर मुझे ऑफिस फोन लगाया, मगर मैं एक जरूरी मीटिंग में था और फोन साइलेंट था, सो कॉल नहीं ले पाया। पत्नी किसी तरह टैक्सी बुलाकर बेटे को लेकर अस्पताल पहुंची और वहां डॉक्टर ने चेकअप करके उसे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर दिया। उसका इलाज चालू हो गया। मीटिंग से फुर्सत होकर मैंने फोन चेक किया और पत्नी के 8-10 मिस कॉल देखकर मैंने घबराकर उसे फोन लगाया। उसने सब हाल बताया और मैं तुरंत अस्पताल पहुंच गया। वहां बेटे की उल्टियां बंद हो गई थी, मगर डॉक्टर ने एहतियातन उसे आज रात एडमिट रखकर सुबह छोड़ने को कहा, तो हम दोनों भी सहमत हो गए। अगले दिन हम बेटे को डिस्चार्ज कराकर घर लौटे। 2 दिन वो आराम करता रहा। तीसरे दिन उसने कॉलेज जाने की जिद की। उसकी मां ने समझाना चाहा, मगर वो नहीं माना और अपनी बाइक लेकर निकल गई। मगर उस दिन भी उसे वैसी ही उल्टियां शुरू हो गई और वो किसी तरह घर पहुंचा। घर तक आते आते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। मेरी पत्नी उसे तुरंत उसी अस्पताल में ले गई। डॉक्टर ने फिर उसे ड्रिप चढ़ाई और दवाइयां दे दी। रात तक हालत संभल गई। सुबह डॉक्टर ने कहा, शाम तक चेक कर ले, सब ठीक रहा तो डिस्चार्ज कर देंगे। शाम तक उसकी हालत बिल्कुल सही हो गई और हम उसे घर ले आए।
हम लोग खाना खाकर देर रात सोने चले गए। आधी रात के बाद लगभग 2 बजे बेटा बड़ी जोर से चीखा। उसकी आवाज सुनकर हम पति पत्नी उसके कमरे की ओर भागे तो कमरे की मध्यम सी रोशनी में हमने देखा वो बिस्तर पर थर थर कांप रहा था। हमने कमरे की लाइट जलाई और उससे पूछा क्या हुआ, तो वो कांपती आवाज में बोला, मैं गहरी नींद में सो रहा था। अचानक कमरे में हलचल सी महसूस हुई। मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कमरे में एक साया सा घूम रहा है। मैंने हल्की रोशनी में गौर से देखा तो चौंक गया, क्योंकि वो एक जले हुए चेहरे वाला डरावना सा व्यक्ति था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गड्ढे थे और वो मुझे ही देख रहा था। मुझे जगह देखकर उसने खरखराती सी आवाज में मेरा नाम लेकर कहा, ये मेरा घर है जो मेरे चचेरे भाई ने मुझसे धोखे से छीन लिया था और मुझे जलाकर मार डाला था। उसने मेरे जले शरीर को इसी कमरे में दफन कर दिया था, इसलिए मैं आज तक यहां रहता हूं और कोई भी मेरे मकान पर कब्जा करके रहने आता है तो उसे भगा देता हूं। तुम भी भाग जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। उसकी बातें सुनकर मेरी पत्नी घबरा गई और मुझसे जिद करने लगी कि हम उस मकान को छोड़ दें, मगर मैं बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। दरअसल मैंने उस हवेली पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च कर अपने रहने के लिए उसे सजाया था। मैं ऐसे कैसे उसे छोड़ देता? मुझे क्या मालूम था मेरी ये जिद ही मेरे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। किसी तरह भगवान का नाम लेकर मां बेटे रात भर उसी कमरे में जागते रहे, जबकि मैं अपने बिस्तर में आकर आराम से सो गया। सुबह हम सभी ने फ्रेश होकर नाश्ता किया। नाश्ते की टेबल पर ही मेरी पत्नी ने फिर इस जगह को छोड़ने की बात उठाई तो मैंने झिड़क कर कहा, तुम भी फालतू बातों से डर रही हो, कुछ नहीं होने वाला। और उसकी बातों को अनसुना कर ऑफिस निकल आया। शाम को मैं लौटा तो चाय देते हुए पत्नी ने कहा कि उसे बड़ा डर लग रहा है और वो किसी पंडित या जानकार को बुलाकर पूजा पाठ करवाना चाहती है। थोड़ी बहस के बाद मैं मान गया, मगर शर्त रखी मेरी अनुपस्थिति में, अर्थात मेरे ऑफिस जाने के बाद ही वो ये सब आयोजन करे और मेरे आने से पहले सब समेटकर साफ सफाई कर दे। वो मान गई और तीसरे दिन उसने सब प्रबंध कर दिया। मेरे ऑफिस जाने के बाद घर पर पूजा पाठ वगैरह करवाया गया और मेरे लौटने तक सब समाप्त होकर घर साफ कर दिया गया था। बस बेटे के कमरे के दरवाजे पर कुछ काली पोटली में लटका दिया गया था और कमरे में भी कुछ सामग्री रखी थी। मैंने गुस्से में दरवाजे पर लटकी पोटली खींचकर निकाली और उसे फेंक दिया। मैं पत्नी पर चिल्लाने लगा कि ये सब क्या तमाशा है। मैंने पूजा करने की अनुमति दी थी, न कि ये सब टोना टोटका करने के लिए। पत्नी ने मुझसे बहुत विनय की कि मैं ऐसा न कहूं, बेटे का नुकसान होगा, मगर मैं तो ऐसी बातें मानता ही नहीं था। सो मैं उसे और उस पंडित दोनों को बुरा भला कहता रहा। मैं नहीं जानता था कि अनजाने में मैं अपने परिवार का सर्वनाश कर रहा था। मुझे यह बात अगली सुबह समझ आई, मगर तब तक तो मेरा सब कुछ उजड़ चुका था। इतना कहकर बूढ़े ने गहरी सांस ली। को भी उसकी बातों में इंटरेस्ट आ रहा था। वो उत्सुक थी पूरी कहानी जानने के लिए। थोड़ा रुककर बूढ़े ने कहना शुरू किया। वो बोला, अगली सुबह मैं और मेरी पत्नी सोकर उठे। पत्नी ने चाय बनाई। हम दोनों ने गार्डन में बैठकर चाय पी। मैंने बेटे के बारे में पूछा तो पत्नी बोली, कई दिन बाद आज थोड़ा आराम से सोया है, देर तक सोने दो, फ्रेश होकर उठेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा। मैं अखबार पढ़ने में मशगूल हो गया। इतने में गेट पर हलचल सुनाई दी। मैंने सर उठाकर देखा, बाहर पुलिस थी। थानेदार ने आकर मुझे बताया कि मुझे उसके साथ थाने जाना होगा। मैंने वजह जानना चाही तो बोला, आपने ऑफिस के करोड़ों रुपयों का गबन किया है हमारे पास। आपके नाम का वारंट है। आपकी इज्जत का ख्याल कर मैं आपको साथ चलने को कह रहा हूं, वरना मुझे आपको गिरफ्तार करके ले जाना पड़ेगा। मैंने अपने वकील से बात करने की इजाजत मांगी, मगर उसने कहा कि थाने चलिए, वहीं उन्हें बुला लीजिएगा। मुझे वहीं से थानेदार के साथ जाना पड़ा। पत्नी से भी नहीं मिल पाया। मैंने चौकीदार को कहा, मैडम को बता देना मैं थाने गया हूं। मैं थाने आ गया। पीछे जो सर्वनाश हुआ उसके फलस्वरूप मैं तबाह हो गया। मुझे उसी रोज मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। वहीं से मुझे जेल भेज दिया गया। खबर मेरे घर भेज दी गई। अगले दिन सुबह मेरा वकील मुझसे मिलने आया। मैंने उससे घर का हाल पूछा तो उसने जो बताया उसे सुनकर मैं पागल हो गया। मेरी गिरफ्तारी की खबर सुनकर मेरी पत्नी बेहोश हो गई थी।
किसी तरह उसे होश में लाया गया तो वो बेटे को खबर देने उसके कमरे में गई। वहां हमारा बेटा दुनिया छोड़कर जा चुका था। उसकी आंखों में खौफ भरा था, जैसे उसने किसी बहुत भयंकर चीज को देख लिया हो। पत्नी उसकी मौत और मेरी गिरफ्तारी की खबर पाकर जो बेहोश हुई, फिर नहीं उठ पाई। खबर सुनकर मैं सर पकड़कर बैठ गया। वकील मुझे न जाने क्या क्या समझाता रहा, मगर मैं तो सुध-बुध खो चुका था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। 2 बरस हुए मुझे कुछ होश आया। मैंने अपने आप को पागल खाने में पाया, जहां डॉक्टर मुझे बता रहे थे कि अब मैं स्वस्थ हो गया हूं। मैंने जानना चाहा, मैं वहां कितने दिन से हूं, तो उन्होंने बताया पिछले 7 साल से वहां था और मेरा ठीक होना एक चमत्कार था। मुझे वहां से बाहर आकर घर जाने की चिंता हुई, मगर गेट पर मेरा वकील मुझे लेने आया हुआ था। उसे पागल खाने से सूचना दे दी गई थी, क्योंकि उसने ही मेरा इलाज इस पागल खाने में करवाया था और मेरे पागलपन के आधार पर मेरे विरुद्ध चल रहा केस भी रद्द करवाया था। उसने मुझे अपने साथ लाकर अपने ही घर पर ठहराया। मुझे बताया कि मेरी वो हवेली अब वीरान पड़ी है और मेरी अन्य प्रॉपर्टी नीलामी में बेचकर कोर्ट ने गबन की राशि की भरपाई कंपनी को करवा दी है। उसमें से ही कुछ पैसे जो बच गए हैं वो मेरे अकाउंट में कोर्ट ने ही जमा करा दिया है और बस वही मेरी कुल जमा पूंजी है। मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा था, बस मैं एक नजर उस सत्यानाशी हवेली को देखना चाहता था जहां मेरा सब कुछ लुट गया था। मैं वकील से विदा लेकर यहां आया और उस हवेली के सामने सिर झुकाकर मैंने अपनी गलतियों की माफी मांगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे माफी मांगते ही कोई धीरे से मेरे कान में कह गया कि जा, तुझे तेरे किए की पर्याप्त सजा मिल गई है, तुझे माफ किया। मैं यहां पास ही एक मकान किराए से लेकर रहता हूं और तब से मैं अक्सर इतवार को इस हवेली के पास आ जाता हूं। हवेली की कहानी बताकर बूढ़े ने थोड़ा विराम लिया तो नीला ने थर्मस से दोबारा चाय भरी और दोनों चाय पीने लगे। चाय खत्म करके नीला ने उत्सुकता से पूछा कि इस लाल पैकेट का क्या रहस्य है? क्या यह अनजाने में मेरी गाड़ी में छूट गया था या जानबूझकर छोड़ा गया था? क्योंकि हवेली का रहस्य जानने के बाद मुझे लगता है कि पैकेट जानबूझकर छोड़ा गया था ताकि मैं उस हवेली में जरूर जाऊं। बूढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी, तुम्हारे दिमाग का दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि यह सही है कि यह पैकेट तुम्हारी गाड़ी में जानबूझकर छोड़ा गया था और रात में भी जानबूझकर इसे वापस नहीं लिया गया था। वो बोला, अब सुनो। दरअसल मेरी पत्नी और बेटे की मृत्यु के बाद मुझे पागलपन का दौरा पड़ गया था और मैं उनका क्रियाकर्म नहीं कर पाया था। सरकार ने ही किसी एनजीओ के माध्यम से उनका अंतिम संस्कार करवाया था और उसके बाद कोई भी कृत्य संपन्न नहीं हो पाया था, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं हो पाई। लगभग 7-8 साल बाद मैं ठीक होकर लौटा तो मैंने जब उनके लिए पूजा पाठ करवाई तो मुझे पंडित जी ने बताया कि दरअसल उनकी चिता लावारिसों की तरह जलाई गई थी, अतः किसी तांत्रिक ने उनकी अस्थियां उठाकर उन्हें सिद्ध कर लिया था और उनकी मुक्ति का उपाय लिखकर उस लाल पैकेट में छुपा दिया था। उसने बड़ी चालाकी से इन दोनों की आत्माओं को बताया था कि जब भी उनकी शक्ति क्षीण होने लगेगी तब इस पैकेट के माध्यम से उन्हें समय पर किसी जिंदा इंसान को हवेली में लाकर उसे डराकर मार देने से इनकी शक्ति पुनः बढ़ जाएगी। बस तभी से ये जब जरूरत होती है इसी तरह किसी को फंसाकर हवेली बुलाते हैं और फिर उसे अपने भयंकर कारनामे दिखाकर मार डालते हैं। उसे मारकर इनकी शक्ति फिर बढ़ जाती है। अक्सर ये चालाकी से अपने शिकार को ऐसे समय बुलाते हैं जब इस ओर कोई नहीं आता। नीला ने पूछा, आपको ये बातें कैसे पता चली? तो बूढ़ा बोला कि पंडित से तांत्रिक वाली बात पता लगने पर मैंने किसी जानकार की खोज शुरू की। काफी समय बाद मुझे एक बार एक महान साधु बाबा सफर के दौरान ट्रेन में मिले। उन्होंने स्वयं मुझे पास बुलाया और बोले, बेटा, तू अपनी पत्नी और बेटे की अकाल मृत्यु और उसके बाद उनकी सदगति को लेकर काफी समय से परेशान है। तुझे यह भी मालूम हो गया है कि वे प्रेत योनि में भटक रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए समय समय पर हत्याएं भी कर रहे हैं, मगर तू घबरा मत, मैं तुझे उपाय बताता हूं। और फिर उन्होंने ही मुझे इस लाल पैकेट का रहस्य बताया। उन्होंने कहा,
इस पैकेट को खोलने पर इसके अंदर एक कागज में कुछ राख और अस्थियों के अवशेष मिलेंगे। उन्हें किसी भी तरह ले जाकर श्मशान में जलती किसी भी चिता में डाल देने से मां बेटे की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। शर्त यही है कि इस पैकेट को खोलते ही उन दोनों को पता चल जाएगा और वे हर प्रकार से इसे बचाने का प्रयास करेंगे, और इस प्रयास में वे पैकेट खोलने वाले की जान भी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। सुनकर नीला को झुरझुरी सी आ गई। उसने सोचा कि यदि ये बूढ़ा मुझे न मिला होता तो शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता। उसने एक झटके से शरीर को हिलाया और फिर बोली, बाबा, यहां से श्मशान कितनी दूर होगा? बूढ़ा बोला, लगभग 30 किलोमीटर। नीला बोली, चलिए मैं आपके साथ चलती हूं, आप उन दोनों को आज मुक्ति दिला दीजिए। बूढ़े ने आश्चर्य से उसको देखा, फिर बोला, तुम ये सोच समझ कर कह रही हो ना बेटी? नीला बोली, हां बाबा, आपकी कहानी सुनकर मुझे सचमुच आपसे सहानुभूति हो गई है। चलिए, हमें देर नहीं करनी चाहिए। दोनों जन गाड़ी में बैठ गए और नीला ने गाड़ी रिवर्स करके वापस मेन रोड की ओर मोड़ दी। मेन रोड वहां से लगभग आधा किलोमीटर रही होगी। थोड़ा चलकर अचानक गाड़ी झटके लेने लगी। नीला चौंकी, क्योंकि उसकी गाड़ी नई थी और अभी साल भर भी नहीं हुआ था, इसलिए गाड़ी में कोई बड़ी गड़बड़ी की संभावना ही नहीं थी। उसने रेस बढ़ाई और क्लच दबाकर गाड़ी आगे बढ़ाने लगी। उसे मालूम था कि क्लच दबाकर ज्यादा दूर गाड़ी नहीं चलाई जा सकती है, क्योंकि क्लच प्लेट जलने का खतरा है। बूढ़े ने उसे कहा, बेटी, किसी भी तरह हमें मेन रोड तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि उनकी शक्ति का क्षेत्र हवेली से सिर्फ 2 किलोमीटर तक ही प्रभावी है और मेन रोड हवेली से लगभग 2 किलोमीटर ही दूर है। उसके बाद वो कमजोर पड़ जाएंगे, मगर वो हमें इस बीच रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे ताकि हम डरकर पैकेट फेंक दे। नीला ने गाड़ी चलाना जारी रखा और उन्होंने झटके खाते हिचकोले लेते कैसे भी करके आधे से अधिक दूरी पार कर ली। चूंकि वे लोग मेन रोड के मोड़ के नजदीक ही रुके थे, सो नीला ने सोचा इतनी दूर तक क्लच दबाकर चलने से शायद नुकसान ना हो। अचानक गाड़ी बंद सी होने लगी। बूढ़े ने कहा, बेटा रोकना मत, कैसे भी गाड़ी चलाते रहो, वरना शायद हम दोनों नहीं बचेंगे। मगर गाड़ी तो 3-4 झटके लेकर आखिर खड़ी हो गई। नीला ने बहुतेरी कोशिश की स्टार्ट करने की, मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। नीला ने देखा सामने बस थोड़ी दूर ही मेन रोड दिखाई दे रही थी। उसने अचानक बूढ़े से कहा, बाबा जल्दी गाड़ी से उतरो, हम दौड़कर मेन रोड पहुंच सकते हैं। मैं पैकेट लेकर दौड़ जाती हूं, आप भी पीछे आ जाओ। बूढ़े ने उसकी बात मान ली और नीला तुरंत ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलकर पैकेट हाथ में लेकर मेन रोड की ओर दौड़ पड़ी। वो प्राणपण से दौड़ रही थी, मगर उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पैर मन भर के हो गए हों। अचानक उसे ख्याल आया, कल रात पर्स में से भगवान जी की तस्वीर बाहर आ जाने से वो रहस्यमय साया उसके कमरे से गायब हो गया था। उसने पर्स में हाथ डालकर भगवान जी की तस्वीर को छुआ छूते ही उसे राहत सी महसूस हुई। उसने वैसे ही तस्वीर पर हाथ रखकर दौड़ जारी रखी और मेन रोड पर काफी आगे तक पहुंच गई। उसने साफ महसूस किया उसके पैर एकदम नॉर्मल हो गए थे। वो ठहर गई और बूढ़े का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में वे आते दिखे। उनके सर से खून निकल रहा था। बेचारे किसी तरह नीला तक पहुंचे। नीला ने पूछा, क्या हुआ बाबा? तो वे बोले, कुछ नहीं। उन्होंने मुझे रोकने की भरपूर कोशिश की, मगर सफल नहीं हुए। आखिर मैं भी उनकी पनहुच से दूर हो गया। नीला ने उनकी चोट से बहता खून अपने रुमाल से पोंछा और गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर बाबा को दवा लगा दी। फिर दोनों पैदल चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर वे ठहरे, क्योंकि पैदल चलने से बूढ़े की सांस फूलने लगी थी। वहां बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था। नीला का धैर्य जवाब दे रहा था। अचानक एक खाली टैक्सी आती दिखाई दी। नीला ने उसे हाथ देकर रोका और शहर की ओर चलने का पूछा। टैक्सी ड्राइवर तैयार हो गया। बूढ़े बाबा को पहले टैक्सी में बिठाकर नीला बाद में चढ़ी। टैक्सी चल पड़ी शहर की ओर। शहर के मुहाने पर ही श्मशान था। उन्होंने टैक्सी रुकवाई और ड्राइवर से पूछा, क्या वो लगभग आधे घंटे प्रतीक्षा कर सकता है, क्योंकि उन्हें लौटना भी है। ड्राइवर तैयार हो गया। वे दोनों उतरकर श्मशान में चले गए। वहां 2 चिताएं जल रही थीं। बाबा ने वो लाल पैकेट खोला
और उसके अंदर रखी 2 पुड़ियाओं को निकालकर दोनों जलती हुई चिताओं में एक एक पुड़िया डाल दी। दोनों चिताओं की आग अचानक भभक उठी, बहुत तेज लपटें निकलने लगी। नीला ये देखकर सिहर उठी। अचानक दोनों चिताओं के ऊपरी हिस्से में 2 आकृतियां उभर आई। नीला घबरा गई, मगर बूढ़े बाबा ने दोनों की ओर देखकर हाथ जोड़े और प्रार्थना की कि आप दोनों को मुक्ति प्राप्त हो। आकृतियों ने भी हाथ जोड़े और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। बूढ़ा फपक कर रो पड़ा तो नीला ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, देखो बाबा, आज इतने सालों बाद आपकी पत्नी और बेटे को उस दुष्ट तांत्रिक के चंगुल से और प्रेतलोक से मुक्ति मिल गई। बाबा ने रोते हुए कहा, मैं आज उनके जाने का ही तो शोक मना रहा हूं बेटी। आज तक तो सिर्फ उनकी मुक्ति की कामना ही करता रहा, कभी उनके लिए शोक मनाने का अवसर ही नहीं मिला। नीला उन्हें साथ लेकर श्मशान से बाहर आ गई और टैक्सी में बैठकर टैक्सी वाले से उसी जगह वापस चलने को कहा जहां से वो बैठे थे। टैक्सी वापस उस जगह उन्हें छोड़कर चली गई। उतरकर नीला अपनी गाड़ी के पास गई। उसने उसे स्टार्ट किया तो तुरंत चालू हो गई। उसने बाबा से पूछा, बाबा आप अब कहां जाओगे? तो वे बोले, बेटी अब तो मेरा यहां काम पूरा हो गया है, मैं भी अब सब बेच बाच कर तीर्थ यात्रा में चला जाऊंगा। अभी कुछ दिन यही किराए के मकान में ही रहूंगा और उन दोनों का विधिवत क्रियाकर्म करके तब यहां से जाऊंगा। तुम आती जाती रहना। उनसे विदा ली और वापस अपने घर को चल पड़ी। तो दोस्तों, यह थी आज की भयानक कहानी। उम्मीद है आपने इसे पूरा सुना और यह आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल अनुराग की वाणी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आगे आप किस प्रकार की कहानियां सुनना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।